क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुने। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 194 एक सौदा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। दबाव में डुआन यू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। यहाँ तक कि वह एक मार्शल सम्राट के सामने कांप उठता था। हालांकि यूनक्सियाओ का चेहरा भी क्रोधित था। उसने अपने दांत भींच लिए और कबीले प्रमुख की ओर ठंडी निगाहों से देखा। डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसकी आंखों में जो झलक रहा था वह एक गर्वपूर्ण और अडिग रूप था। एक बार चरम मार्शल सम्राट, वह एकमात्र मार्शल सम्राट के सामने कैसे झुक सकता था? क्या यह बहुत बड़ा मजाक नहीं था? कबीले के मुखिया के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखे और फिर उसने धीरे से दबाव वापस लिया और पुरानी आवाज में कहा, क्या इन दोनों इंसानों का पिछले इंसान से कोई लेना देना है? ताई फेई ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, इन दो मनुष्यों ने कहा कि उनका पिछले वाले के साथ खून का झगड़ा है। ओह! कबीले के मुखिया ने कुछ देर तक यूनक्सियाओं को घूरकर देखा और ठंडी खर्राटे लेते हुए कहा, एक बहाना। कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। उन्हें बाहर खींचो, मार डालो और मछलियों को खिला दो। इससे ताई फी को विराम लगा, लेकिन वह आज्ञाकारी रूप से खड़ा हो गया और यूनक्सियाओं को दया भरी दृष्टि से देखा। मेरे गधे को खिलाओ। यूनक्सियाओं को उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा मछली का सिर मिलते ही उन्हें मारने का आदेश देगा। वह गुस्से में आ गया और डांटा, मेरे सामने नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे फायरफिश कबीले को नष्ट कर दूंगा? उसने अपने हाथ फैलाए और एक झटके से समुद्री जानवर की कंडरा, जो एक मार्शल ग्रैंडमास्टर को बांधने लायक थी, टूट गई। आप चौंक कर, ताई फी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीले के मुखिया से अभद्रता से बात करने और यहाँ तक कि इस तरह के जंगली बयान देने की? अब मर जाओ। तुम वही होगे जो मरेगा। जैसे ही ताई फी ने एक मुक्का मारा, पूरे महान हॉल में समुद्री पानी बढ़ गया, लेकिन इसे तुरंत एक मजबूत बल द्वारा दबा दिया गया। डुआन यू ने उसे ठंडे चेहरे से देखा क्योंकि उसने पंच बल को हल्के से नष्ट कर दिया और पीछे से हमला कर दिया, जिससे कई मीटर के भीतर पानी एक गेंद में संकुचित हो गया, जिससे टाई फैन अंदर फंस गया। हालांकि समुद्री जानवर का कंडरा सख्त था, यूनक्सियाओ इसे भ्रामक फीनिक्स लॉ से जलाकर तोड़ने में कामयाब रहा। डुआन यू का हमला अपने आप में एक तरह की बेहद ठंडी सफेद लौ थी, इसलिए उसने कंडरा को भी आसानी से जला दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कबीले का मुखिया चिल्लाया। उन्होंने एक बार फिर अपनी आभा प्रकट की, जो अत्यंत तीव्र दबाव में बदल गई और पूरे विशाल हॉल में फैल गई। क्या तुम दोनों को डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट डालूंगा? यूनक्सियाओं ने उपहास किया, मैंने तुमसे दिखावा करना बंद करने के लिए कहा है। हाँ, आप एक मार्शल सम्राट हैं, और आप वास्तव में एक ही बार से हमें मारने की क्षमता रखते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, और उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन तुम केवल एक बार ही हमला कर सकते हो। तुम्हारी हालत मेरी आंखों से बच नहीं सकती। तुम अपनी आखिरी सांस ले रहे हो, और अगर तुमने एक बार भी हमला किया तो तुम तुरंत मर जाओगे। क्या? ताई फेई, जो पानी के गोले के अंदर फंसा हुआ था, सदमे में था, और उसने भयभीत होकर अपने कबीले प्रमुख की ओर देखा। कबीले के मुखिया की आंखों में सदमे की चमक थी। अचानक ऐसा लगा कि वह इतना बूढ़ा हो गया है कि वह मरने वाला है, और उसने थोड़ा हांफते हुए कहा, मानव तुम सही हो, मैं अब बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता। मैं अब जितना संभव हो उतना कम ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप फायरफिश कबीले को धमकी देते हैं तो मैं तुम्हें मारने में संकोच नहीं करूंगा। यूनक्सियाओं ने ठंडे स्वर में कहा, हमने आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी, लेकिन जैसे ही हम मिले आपने हमें मारकर मछलियों को खिलाने का आदेश दिया। बकवास। मुझे नफरत है जब लोग मुझे धमकी देते हैं।
यदि आप माफी नहीं मांगते हैं तो हम इस टाइफी को पहले मार देंगे, इससे पहले कि आप हमें मार सकें। आइए देखें कि आपके फायरफिश कबीले के पास कौन से अन्य विशेषज्ञ हैं जो आपके मुखौटे का समर्थन कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताई फेई गुस्से में पानी के गोले में उड़ गई। अचानक यह जानने के बाद कि कबीले के मुखिया की हालत इतनी गंभीर है, उसे लगा कि आसमान टूट रहा है और पृथ्वी डूब रही है, क्योंकि उसके चारों ओर दुनिया में अंधेरा हो गया है। उसने तुरंत अपनी सारी आदिम क्यूई एकत्र की और पानी के गोले से बाहर निकल आया। हालांकि वह एक 5 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर था, डुआन यू के प्रतिबंधित होने पर भी वह पानी के भीतर खुद को मात दे सकता था। इस वजह से उनके बीच का अंतर ज्यादा नहीं था। जैसे ही टाइफी ने पानी के गोले से बाहर उड़ान भरी, उसने यूंगसियाओं पर जमकर हमला बोला। टाइफी, रुको! कबीले के मुखिया की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। टाइफी का शरीर तुरंत हवा में रुक गया और उसने जबरन अपनी मुट्ठी वापस खींच ली, क्योंकि उसने गुस्से में यूनक्सियाओं पर एक भयंकर नजर डाली। मानव, चूंकि तुमने हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं रखा है, इसलिए तुम अब जा सकते हो। फिर कभी फायरफिश के क्षेत्र में मत आना। कबीले का मुखिया बहुत थका हुआ लग रहा था। यदि उसकी आसन्न मृत्यु न होती तो वह उन दोनों को जाने नहीं देता। यूनक्सियाओ और डुआन यू ने एक दूसरे पर नजर डाली और वे वहीं खड़े रहे, बिना हिले। टाइफी ने चिल्लाते हुए कहा, कबीले प्रमुख इतने दयालु हैं कि उन्होंने आपको जाने दिया, तो आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? अभी चले जाओ। यूनक्सियाओ ने उसकी ओर देखा और कहा, यहाँ आपका पीछा करने के बाद मुझे लगता है कि आप एक अच्छे समुद्री व्यक्ति हैं जो काफी ईमानदार और वफादार हैं। लेकिन 2 चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। पहला, आपके कबीले प्रमुख ने हमें जाने दिया। यह उनके विचार विमर्श का परिणाम है, दयालुता का कार्य नहीं है। दूसरे, मैं अभी नहीं जाना चाहता। मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूं। हमें आपके साथ सौदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी जाओ। मेरे अलावा फायरफिश कबीले में कई लोग हैं जो तुम्हें नीचे ले जा सकते हैं। सावधान रहें कि मैं अपने शब्दों से पीछे हट सकता हूं। कबीले के मुखिया ने घृणा की दृष्टि से अधीरता से हाथ हिलाया। यूनक्सियाओं ने उपहास करते हुए कहा, समुद्र के लोग हमेशा से ही इतने अहंकारी रहे हैं और मैंने यह पहले ही सीख लिया है। क्या होगा यदि मेरा प्रस्ताव आपको 1 और 100 साल का जीवन देने और उस बुरी तरह से घायल टाई फैन को सीधे मार्शल सम्राट बनाने का है? क्या? कबीले का मुखिया अपने सिंहासन से ऐसे उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और वह अविश्वास की दृष्टि से चिल्लाया, तुमने अभी क्या कहा? उसे फिर से दोहराओ। यहां तक कि टाइफी भी इतना चौंका कि उसकी मछली की आंखें चौड़ी हो गईं। डुआन यू थोड़ा घबरा गया। अगर यूनक्सियाओं ने कहा होता कि वह इस बूढ़ी मछली को कुछ और दशकों तक जीवित रख सकता है, लेकिन अगले 100 वर्षों तक, तो उसे इस पर विश्वास होता। और उन्हें विश्वास नहीं था कि यूनक्सियाओ एक मार्शल ग्रैंड मास्टर की मदद कर सकता है, जिसने अभी अभी 9 सितारा क्षेत्र में कदम रखा था, एक मार्शल सम्राट बन गया। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि 9 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर उस समय बुरी तरह से घायल हो गया था। यूनक्सियाओ ने व्यंग्य के साथ दोहराया। पूरा विशाल हॉल एक पल में शांत हो गया। केवल कुछ छोटी मछलियां बुलबुले उगलते हुए आगे पीछे तैर रही थीं। गल्प। कबीले के मुखिया ने बड़ी मुश्किल से कहा, मानव, अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे बताओ कि तुम कैसे सौदा करना चाहते हो और मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे उसे जीने के लिए और 100 साल मिल रहे थे या टाई फैन को एक मार्शल सम्राट बनने में मदद मिल रही थी। वे फायरफिश कबीले के वर्तमान संकट को हल करने के लिए पर्याप्त थे। वह उनका विरोध कैसे कर सकता था? हे, यह एक आसान सौदा है। वास्तव में यह आपके और हमारे दोनों के लिए जीत की स्थिति है। यूंगसियाओ मंद मुस्कुराया और उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मेरे प्रभु को कुनवु दिव्य वृक्ष के बारे में पता होना चाहिए। कबीले का मुखिया हांफने लगा और भयभीत होकर बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इसे देख रहे हैं। टाइफी की अभिव्यक्ति में भी भारी बदलाव आया।
जिसमें सदमे की झलक दिख रही थी। क्या क्या कोई समस्या है? यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ा लीं और हैरान होकर पूछा। इसके साथ मैं न केवल अपने स्वामी को 100 साल तक जीवित रहने में मदद कर सकता हूँ, बल्कि मैं टाई फैन को एक मार्शल सम्राट बनने में भी मदद कर सकता हूँ। कबीले का मुखिया एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने आह भरी और कहा, तो तुम इसके लिए यहाँ आए थे? ताई फी, दोनों मनुष्यों को बताओ कि क्या हुआ था। मानो अचानक उसकी सारी हवा निकल गई हो, वह एक बार फिर बूढ़ा हो गया। ताई फी की अभिव्यक्ति भद्दी थी और उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। कुंभू दिव्य वृक्ष मूल रूप से हमारे कबीले द्वारा संरक्षित एक पवित्र अवशेष था, लेकिन अब यह उन रेजर क्लैम के हाथों में पड़ गया है। यूनक्सियाओं ने आश्चर्य से पूछा, यह कुंभू दिव्य वृक्ष पास के समुद्र में होना चाहिए, है ना? मुझे लगा कि आपने कहा था कि फायरफिश कबीला 10,000 मील के दायरे में अधिपति है। ताई फी का चेहरा शर्म से चमक उठा और उसने गुस्से में कहा, हाँ, हम एक डी ग्रेड समुद्री कबीले हैं और वे रेजर क्लैम सिर्फ एक ई ग्रेड कबीले हैं। लेकिन उनके पास 3 9 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर हैं। जब तक लॉर्ड कबीले प्रमुख खुद पर हमला नहीं करते, हम समग्र ताकत के मामले में उनके लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते। कुंभू दिव्य वृक्ष 10,000 वर्षों से हमारे कबीले का खजाना रहा है। इसकी पत्तियों को निगलने से न केवल जीवन शक्ति का पोषण किया जा सकता है, बल्कि खेती के आधार में सुधार करें। उसके कारण रेजर क्लैम कबीले हमारे खिलाफ हो गए। शायद उन्हें लॉर्ड कबीले प्रमुख की स्थिति के बारे में पता चला, अन्यथा वे हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। कुंभू के पत्ते निगलना। यूनक्सियाओ लगभग बेहोश हो गया। ये अज्ञानी मूर्ख मछली के सिर। उन्होंने खर्राटे लेते हुए कहा, चूंकि आपने इसे खो दिया है तो आप इसे वापस पाने के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते? अब जब उन्होंने आपको खुले तौर पर नाराज कर दिया है तो बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। उनके पास 3 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर हैं और जब लॉर्ड क्लान चीफ का निधन हो जाएगा तो आपका पूरा कबीला खतरे में पड़ जाएगा। कबीले का मुखिया भी बहुत चिंतित दिख रहा था और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो अभी कहा उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा? लेकिन जब तक मैं व्यक्तिगत रूप से उनके 3 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर्स को नहीं मार देता, हम अपने कबीले की पूरी ताकत के साथ भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यूनक्सियाओं ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चूंकि कुंभू दिव्य वृक्ष 10,000 वर्षों से आपकी देखरेख में था, क्या आप दिव्य वृक्ष के आंतरिक भाग में प्रवेश करने का कोई तरीका जानते हैं? कुंभू दिव्य वृक्ष का आकार किसी आम वृक्ष जैसा नहीं था और इसकी सभी शाखाएं और पत्तियां फैली हुई होने के कारण यह कभी कभी एक शहर से भी बड़ा होता था। गुस्से में कबीले के मुखिया ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर हम बलपूर्वक उनके लॉकडाउन को तोड़ते हैं तो हमारे अंदर आने के बाद उनके लिए हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूनक्सियाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। कृपया रास्ता दिखाइए मेरे प्रभु। जब तक हम अंदर भागते हैं और 10 दिनों से लेकर आधे महीने तक वहां छिपते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि जब हम बाहर आएंगे तो आप अतिरिक्त 100 साल की लंबी उम्र हासिल करेंगे। ताई फी ने सदमे में कहा, नहीं, लॉर्ड कबीले प्रमुख अब केवल एक ही हमला कर सकते हैं। अगर वह खतरे में है तो क्या होगा? आइए मैं आपको वहां ले चलता हूं। कबीले के मुखिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, रेजर क्लैम कबीला कुंभू दिव्य वृक्ष को बहुत महत्व देता है, इसलिए उनके 3 9 सितारे मार्शल ग्रैंडमास्टर इसकी रक्षा के लिए बारी बारी से काम कर रहे हैं। आप अपनी ताकत से उनके लॉकडाउन को नहीं तोड़ सकते। आइए मैं आपको वहां ले चलता हूं। लेकिन मानव, हमसे किया गया अपना वादा मत भूलो। आपको टाई फैन को मार्शल सम्राटों के दायरे में कदम रखने में मदद करनी चाहिए। यूनक्सियाओ इस बूढ़े व्यक्ति की प्रशंसा करने लगा। सामान्य तौर पर जो जितना बड़ा होता जाता, वह मृत्यु से उतना ही अधिक भयभीत होता जाता। लेकिन उन्होंने जो कहा उससे पता चलता है कि वह खुद का बलिदान देने के लिए तैयार थे। हाँ, अगर ऐसा है तो टाई फैन को साथ ले आओ। जब तक हम दिव्य वृक्ष के भीतरी भाग में प्रवेश कर सकते हैं और वहां 10 दिनों से लेकर आधे महीने तक रह सकते हैं,
मेरे पास उसे तोड़ने और एक मार्शल सम्राट बनने में मदद करने के तरीके होंगे। उसके इतने आश्वस्त होने का कारण उस बहुमूल्य पौधे के बारे में उसकी समझ थी। इन पानी के नीचे की दौड़ों में भारी मात्रा में संसाधन लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका पूरा उपयोग कैसे किया जाए। यह सृजन की एक प्रकार की निष्पक्षता भी थी। मनुष्यों को महान ज्ञान दिया गया था, लेकिन वे एक ऐसे महाद्वीप पर भीड़ में थे जहां संसाधन दुर्लभ थे। यदि इस तरह का कोई समुद्री क्षेत्र स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप में होता तो सभी शीर्ष शक्तियां इसके लिए एक दूसरे से मौत तक लड़ती। अध्याय 195 रेजर क्लैम कबीले की उत्पत्ति। महाराज, उसकी बकवास मत सुनो। बाहर से एक सुरीली आवाज आई, उसके बाद पानी की एक धार आई और फिर टाइफी जैसा दिखने वाला एक आदमी अचानक बड़े हॉल में दिखाई दिया। अपने चेहरे पर क्रूर भाव लाते हुए आदमी ने कहा, ये इंसान धूर्त चालों से भरे हुए हैं। मेरे स्वामी हमला करने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं हैं। बस मुझे उन दोनों को मारने दो। उस आदमी ने उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि उसके हाथ में एक साधारण स्टील का कांटा आया और उसने लापरवाही से उसे लहराया, जिससे तुरंत एक भंवर उठा जो उन दोनों की ओर जोर से दबा। उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। ऐसी आकस्मिक लहर के साथ उसने उन दोनों के आसपास के पानी को बंद कर दिया था, जिससे उनके लिए हमले से बचना असंभव हो गया था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर टाई फैन था। दुआन यू की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक दहाड़ के साथ वह यूनक्सियाओं के सामने कूद गया, क्योंकि उसने अपना हलबर्ड घुमाया और एक विशाल वैक्यूम बनाया, जिसने भंवर को निगल लिया और एक विशाल पानी के नीचे की धारा का निर्माण किया, जिससे पूरा महान हॉल कांप उठा और खड़खड़ाने लगा। पंखा बांधो, रुको! फायरफिश कबीले का मुखिया चेहरे पर क्रोध के भाव के साथ चिल्लाया। अचंभित होकर टाई फैन ने तुरंत कहा, महाराज, आपको इन दो इंसानों से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। कबीले के मुखिया ने गुस्से से गुर्राया। मेरा अपना निर्णय है। आप वैसा ही करें जैसा आपसे कहा गया है। टाई फैन बहुत चिंतित लग रहा था, लेकिन वह अपने कबीले प्रमुख की अवज्ञा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्रोध को दबाते हुए कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी वह मुड़ा और अपनी नजर यूनक्सियाओं और डुआन यू पर टिका दी। पिताजी, भाई टाई फैन ने जो कहा वह सही है। आपको इन दो इंसानों से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। अचानक बाहर से एक स्पष्ट आवाज आई और एक युवा फायरफिश आदमी बड़े हॉल में तैर गया। उसने एक चमकदार टोपी पहनी थी और यदि उसके सिर के पीछे पंख न हो तो उसे मानवीय मानकों के अनुसार बहुत सुंदर माना जा सकता था। टाई लिंग, तुम भी चुप रहो! कबीले का मुखिया गुस्से में आ गया और उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, आप सभी वर्तमान स्थिति को जानते हैं और शायद यह फायरफिश कबीले के लिए आखिरी मौका है। अगर हम इसे नहीं पकड़ते हैं तो हम जल्द ही या बाद में रेजर क्लैम कबीले द्वारा निगल लिए जाएंगे। असंबद्ध, टाई लिंग ने कहा, कोई डर नहीं है। जब मैं तीसरे स्तर के समुद्री रिफाइनर में आगे बढ़ूंगा तो इस समुद्री क्षेत्र में कोई भी फायरफिश कबीले को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। कबीले के प्रमुख के चेहरे पर एक कोमल भाव था और उन्होंने व्यथित होकर कहा, लिंगर, क्या तुम्हें लगता है किसी रिफाइनर को आगे बढ़ाना इतना आसान है? यदि यह एक किस्मत वाला मौका नहीं था कि आपको एक वरिष्ठ की विरासत और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, तो क्या आपको लगता है कि आप इतनी कम उम्र में दूसरे स्तर के सी रिफाइनर बन सकते हैं? सभी 4 समुद्रों में तीसरे स्तर के सी रिफाइनर में से कोई भी कुछ 100 साल से कम पुराना नहीं है। यदि आप अगले को तोड़ना चाहते हैं स्तर, सैकड़ों वर्षों के बिना कोई आशा नहीं है और फायरफिश कबीला इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। इंसानों का जीवनकाल समुद्री लोगों के जीवनकाल से पूरी तरह से अतुलनीय था, जो आमतौर पर सैकड़ों या हजारों साल तक जीवित रह सकते थे। कुछ विचित्र जातियां 10,000 वर्ष तक भी जीवित रह सकती हैं। लेकिन बहुत कम जीवनकाल वाले कई समुद्री लोग भी थे जो मुश्किल से ही मजबूत हो सके और आमतौर पर सिर्फ समुद्री स्कूल बन गए। समुद्री रिफाइनर मानव रसायनज्ञों के समकक्ष थे। वे एक प्रकार के अस्तित्व थे जिन्होंने विभिन्न सामग्रियों को विघटित और पुनर्संयोजित किया, और उनकी स्थिति असाधारण रूप से ऊंची थी, क्योंकि समुद्री रिफाइनरों और समुद्री लोगों का अनुपात कीमियागरों और मनुष्यों की तुलना में बहुत कम था।
ताई फैन एक 9 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर था, लेकिन उसके हाथ में जो था वह सिर्फ एक साधारण स्टील कांटा था। इससे पता चला कि समुद्री रिफाइनर कितने दुर्लभ थे। यदि ऐसा स्टील कांटा महाद्वीप में ले जाया गया तो एक योद्धा भी इसे नहीं चाहेगा। ताई लिंग ने ठंडी खर्राटे भरी। अगर सबसे बुरी स्थिति आती है तो हम छिप सकते हैं। जब तक हम 100 साल गुजारेंगे तब तक इंतजार करेंगे जब तक भाई टाई फैन एक मार्शल सम्राट और मैं तीसरी श्रेणी का समुद्री रिफाइनर नहीं बन जाता। हम रेजर क्लैम कबीले द्वारा हमसे ली गई हर चीज, साथ ही ब्याज भी वापस ले लेंगे। टाई फैन ने टाई लिंग को व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ देखा और आह भरते हुए कहा, टाई लिंग, तुम बहुत भोले हो। रेजर क्लैम कबीला हमें कभी भी 100 वर्षों तक शांति से छिपने नहीं देगा। क्या आपको याद है कि पिछले 20 से 30 वर्षों में वे हमें इस हद तक धकेलते रहे हैं कि उन्होंने इस समुद्री क्षेत्र पर शासन करने के लिए लगभग हमारी जगह ले ली है। टाई लिंग ने जल्दी से कहा, क्या मंटारे कबीले ने इस ओर से आंखें मूंद ली हैं? मंटारे कबीला एक सी ग्रेड समुद्री कबीला था जिसने फायरफिश कबीले सहित एक बड़े समुद्री क्षेत्र पर शासन किया था। आमतौर पर जब इसके समुद्री क्षेत्र के तहत कोई संघर्ष होता था तो यह मध्यस्थता के लिए आगे आता था। यह समुद्री कुलों के बीच अनावश्यक वध से बचने के लिए वो परिवार द्वारा दिया गया एक आदेश था। हाँ, क्या आपको अभी भी याद है कि मंटारे कबीले के नेता ने 30 साल पहले क्या कहा था जब रेजर क्लैम कबीला यहाँ आया था? उन्होंने कहा कि रेजर क्लैम कबीले ने समुद्री लोगों के लिए योगदान दिया था और हमसे उनके लिए जगह बनाने के लिए कहा ताकि वे स्वस्थ हो सकें। उन्होंने हमसे कहा कि हम उनके साथ सद्भाव से रहें। फायरफिश कबीले के प्रमुख ने दांत पीसते हुए कहा, इतने वर्षों में मंटारे कबीले को उनसे बहुत लाभ मिला होगा। उस मामले में हम उनके बारे में बी ग्रेड समुद्री कबीले से शिकायत क्यों नहीं करते? टाई लिंग ने कहा। उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। टाई फी ने आह भरते हुए कहा, टाई लिंग, तुम बहुत छोटे हो। दुनिया जिस बारे में बात करती है वह तर्क नहीं बल्कि ताकत है। अगर हम रेजर क्लैम कबीले से अधिक मजबूत हैं तो हर कोई हमारी तरफ होगा। इसके विपरीत कमजोर ही जीवित रह सकता है। टाई लिंग ने चिढ़कर कहा, यदि हाँ तो दक्षिण सागर के राजा द्वारा जारी किए गए उन आदेशों का क्या उपयोग है? हर किसी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, जबकि कबीले का मुखिया एक पल में चिल्लाया, बकवास करना बंद करो। अगर तुमने जो कहा वह अन्य कुलों द्वारा सीखा गया तो न केवल आप बल्कि पूरा कबीला भी आपके द्वारा फंसाया जाएगा। अब एक तरफ हटो, लड़के। खूबसूरत युवा फायरफिश आदमी को देखकर यूनक्सियाओं को लगा कि वह बहुत भोला और प्यारा है। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, आपने जो कहा उससे लगता है कि यह रेजर क्लैम कबीला किसी अन्य समुद्री क्षेत्र से यहाँ आया है ना? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। टाई फैन ने घृणा से भरी आवाज में कहा, वे किसी अन्य समुद्री क्षेत्र से कहीं अधिक हैं। वे दूसरे समुद्र से आए हैं। वे मूल रूप से पूर्वी सागर में एक कबीले हैं और वे एग्रेड अस्तित्व में थे। इसके अलावा रेजर क्लैम कबीले की जन्मजात प्रतिभा हमसे कहीं बेहतर है। मुझे डर है कि वे कुछ और वर्षों में हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। एग्रेड यूनक्सियाओ हैरान था। यदि वे एग्रेड थे तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उनके पास एक बार 10 मार्शल संप्रभु थे? इतना शक्तिशाली कबीला ई ग्रेड में कैसे कम हो गया और स्थानांतरित हो गया? क्या उन्होंने एस ग्रेड अस्तित्व को अपमानित किया? 4 शाही समुद्री परिवारों के अलावा केवल कुछ मुट्ठी भर एस ग्रेड अस्तित्व में थे। कबीले के मुखिया ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था। पिछली बार मैंने मंटारे कबीले के नेता से सुना था कि उन्हें 30 साल पहले पूर्वी सागर के शासक गुआंग परिवार द्वारा एक इंसान को घेरने और अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया था। इसका परिणाम एग्रेड कुलों के कई समुद्री लोगों की मौत थी। मैंने सुना है कि उस समय कम से कम 100 मार्शल शासक घायल हो गए थे या मारे गए थे, जबकि रेजर क्लैम कबीले के मार्शल सम्राटों के ऊपर के सभी अस्तित्व गिर गए थे। मिशन के दौरान इससे उनकी ताकत में भारी कमी आई और अन्य समुद्री समूहों ने स्थिति का फायदा उठाया और अपने दुश्मनों से छिपने और स्वस्थ होने के लिए उनके समुद्री क्षेत्र को जब्त कर लिया। वे दक्षिण सागर में चले गए। अरे,
कौन सा इंसान इतना क्रूर है? 100 मार्शल संप्रभु डुआन यू ने ठंडी सांस ली। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, क्या यह हो सकता है? यूनक्सियाओ ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। 30 साल पहले। पूर्वी सागर। यह सही है। यह वह इंसान है जिसका नाम गु फेयांग है। फायरफिश कबीले के मुखिया ने जहरीली आवाज में कहा, यह एक ऐसा नाम है जो पूरी समुद्री जाति को अपमानित करता है। डुआन यू ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। यह देखकर कि सभी लोग क्रोध से जल रहे थे, वह जानता था कि यदि वह इस समय फिर से बोलेगा तो यह उसके लिए मृत्यु होगी। इस बीच यूनक्सियाओ अवाक रह गया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन दिनों बड़ी संख्या में समुद्री लोगों की उनकी बेतरतीब हत्या का असर आज भी होगा। उन्होंने लापरवाही से कहा, इतने साल हो गए। गु फेयांग की मृत्यु बहुत पहले हो गई होगी, तो आप अभी भी शिकायत क्यों रखते हैं? हमें हमेशा आगे देखने की जरूरत है। हम भले ही वह मर गया हो, हमें उसके सभी वंशजों को ढूंढना होगा और उन्हें मारना होगा। तभी समुद्री लोगों की शर्म दूर हो सकती है। टाई फैन ने दांत पीस लिए। इन समुद्री लोगों का जातीय गौरव प्रबल था। यूनक्सियाओ कुछ हद तक अवाक रह गया, लेकिन उसने कहा, अफवाह है कि उसकी शादी से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। आइए इस विषय को छोड़ें और चर्चा करें कि हम कुनवू दिव्य वृक्ष के आंतरिक भाग में कैसे प्रवेश करेंगे। भीड़ चुप रही, मानो उन्होंने यूनक्सियाओ के सुझाव को मौन रूप से मंजूरी दे दी हो। वे सभी जानते थे कि यह वास्तव में फायरफिश कबीले के लिए एक आदर्श अवसर था। लेकिन टाई लिंग ने फिर भी ठंडे स्वर में कहा, हमें आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? चूंकि आप दावा करते हैं कि आप मेरे पिता की दीर्घायु को 100 साल तक बढ़ा सकते हैं और भाई टाई फैन को कुनवू दिव्य वृक्ष में प्रवेश करने के बाद एक मार्शल सम्राट बनने में मदद कर सकते हैं, तो आपको कम से कम हमें कुछ क्षमताएं दिखानी चाहिए। क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं? सभी ने इसे उचित समझा। यूनक्सियाओ मंद मुस्कुराया और कहा, आप दूसरी श्रेणी के समुद्री रिफाइनर हैं। टाई लिंग ने गर्व से अपने कंधे उचकाए और कहा, हाँ, 10,000 मील के दायरे में मैं एकमात्र दूसरी श्रेणी का समुद्री रिफाइनर हूं। बहुत अच्छा। मैं एक कीमियागर हूं। हम एक जोड़ी क्यों नहीं बनाते? यदि आप जीतते हैं तो मैं आपकी सभी बातें मानूंगा, लेकिन यदि आप हार जाते हैं तो मैं इस ऑपरेशन का प्रभारी हो जाऊंगा और आप सभी को मेरी बात सुननी होगी। आप क्या सोचते हैं? यूनक्सियाओ की नजर फायरफिश कबीले के प्रमुख टाई फैन और अन्य लोगों के बीच चली गई। वह इस मौके का फायदा फायरफिश लोगों को अपने वश में करने के लिए भी लेना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि ऑपरेशन के दौरान वे विद्रोही हो जाएं। कुछ फायरफिश लोग एक पल के लिए रुके, जैसे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यूनक्सियाओ एक कीमियागर था। जिस तरह से उन्होंने उसे देखा वह तुरंत कुछ हद तक सम्मानजनक हो गया। जैसे कि यूनक्सियाओ की उत्तेजक निगाहों से चुभकर टाई लिंग ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, चलो फिर एक मैच होता है, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम किस पर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? मैं तुम्हें विषय चुनने दूंगा। डुआन यू मन ही मन हंसा और उसने बिना एक शब्द कहे लोगों के समूह की ओर देखा। वह यूनक्सियाओ के कीमिया स्तर के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन कम से कम इन मछलियों के सिर को दबाने में कोई समस्या नहीं होगी। यूनक्सियाओ ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, मुझे लगता है कि आपके लिए विषय चुनना बेहतर है, बस वही चुने जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तैराकी के अलावा कुछ भी चलेगा। हम कितना घटिया इंसान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की? टाई लिंग गुर्राया। आओ कलाकृतियों के शोधन में प्रतिस्पर्धा करें। देखें कि किसकी गुणवत्ता बेहतर और उच्चतर है। यूनक्सियाओ को हंसना पड़ा। क्या आप निश्चित हैं? जब आप हार जाएं तो अपने शब्दों से पीछे न हटें। साथ ही उसने समुद्र के लोगों की बुद्धि पर अपने दिल में आह भरी। मैं कैसे हार सकता हूं? हाँ हाँ, आप मजाक कर रहे होंगे। 10,000 मील के दायरे में। टाई लिंग कबीले के मुखिया ने उसे टोका। यह आपके लिए नायक की भूमिका निभाने का समय नहीं है।
मानव के साथ मुकाबला फायरफिश कबीले और पूरी समुद्री जाति के सम्मान को प्रभावित करेगा। अग्नि नियंत्रण के साथ प्रतिस्पर्धा करें, यह आपकी सर्वोत्तम क्षमता है। क्या क्या? आग पर नियंत्रण। ताई लिंग एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर प्रतिरोध की एक हल्की अभिव्यक्ति थी, जैसे कि वह सुझाव के प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण हो। यूनक्सियाओ और डुआन यू बहुत आश्चर्यचकित थे। आमतौर पर समुद्री लोगों को आग से सबसे ज्यादा डर लगता था, और यहां तक कि समुद्री रिफाइनर भी शोधन करते समय आग को बदलने के लिए अन्य प्राकृतिक तत्वों की खोज करने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन कबीले प्रमुख के अनुसार ताई लिंग आग पर नियंत्रण पाने में सर्वश्रेष्ठ था। क्या उसे भुनी हुई मछली में बदलने का डर नहीं था? हे मानव, मेरा बेटा तुम्हारे विरुद्ध अग्नि नियंत्रण में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। क्या आप में हिम्मत है? फायरफिश कबीले के मुखिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। जाहिर है उन्हें टाई लिंग की अग्नि नियंत्रण क्षमता पर बहुत भरोसा था। यूनक्सियाओ बहुत उत्सुक था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, अच्छा अच्छा, चलो आग पर नियंत्रण करने की क्षमता में प्रतिस्पर्धा करें। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम आग से कैसे खेलते हो, लेकिन उन शर्तों के बारे में क्या जिनका हमने अभी उल्लेख किया है। अध्याय 196 ज्वाला नियंत्रण तकनीक। फायरफिश कबीले का मुखिया हंसा। कोई बात नहीं। जब तक आप टाई लिंग को हरा सकते हैं, आप ऑपरेशन के प्रभारी होंगे। टाई फैन और टाई फी भी आराम से दिख रहे थे, जिससे यूनक्सियाओं को रुचि और उत्सुकता महसूस हुई। वे जीत के प्रति काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। डुआन यू थोड़ा चिंतित था क्योंकि उसने मछलियों के सिरों को बुरी तरह मुस्कुराते हुए देखा था। क्या आपको विश्वास है, यंग मास्टर युन? यूनक्सियाओं ने खर्राटे लेते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर मैं हार गया तो मैं इन कुछ मछलियों के सिर खाऊंगा। ओह, मैं तो बस पूछ रहा हूं। तुम्हें ऐसी जहरीली शपथ तो नहीं खानी पड़ती। तुम अपने आप पर बहुत क्रूर हो। डुआन यू ने अंगूठा उठाया और प्रशंसा की, लेकिन फिर उसे राहत मिली। वह इस लड़के की ताकत को जानता था, और वह जानता था कि अगर वह आश्वस्त न हो तो वह ऐसा नहीं कहेगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ताई लिंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, आइए इस महान हॉल में प्रतिस्पर्धा करें। आप नियम निर्धारित करेंगे। यूनक्सियाओं ने कहा, अग्नि नियंत्रण सटीकता और ताकत से ज्यादा कुछ नहीं है। खैर, मैं कुछ कदम उठाऊंगा। यदि आप उनका अनुकरण कर सकते हैं तो आप जीतेंगे। यदि नहीं तो मैं जीतूंगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ ताई लिंग ने अपनी स्वीकृति का संकेत देते हुए एक इशारा किया। यूनक्सियाओं की आंखें ठंडी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मछलियों के समूह ने उसका तिरस्कार किया है, और वह थोड़ा क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपने दिल में व्यंग किया और सोचा, चलो देखते हैं कि क्या तुम बाद में भी मुस्कुरा सकते हो। टाई लिंग की तिरस्कारपूर्ण और उत्तेजक नजर से वह थोड़ा उत्तेजित हो गया था। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी कुछ क्षमताएं नहीं दिखाऊंगा तो तुम मछली के सिर वाले झुंड कभी भी मुझे नीची दृष्टि से देखना बंद नहीं करोगे। उसने एक क्षण सोचा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा, ध्यान से देखो। एक पूफ के साथ उसके हाथ में लौ का एक टुकड़ा उठा और उसने इसे बचाने के लिए प्राइमर्डियल क्यूई का इस्तेमाल किया और आसपास के पानी को दूर धकेल दिया, जिससे एक वैक्यूम क्षेत्र बन गया। लेकिन आखिरकार पानी के नीचे हवा उतनी प्रचुर नहीं थी जितनी जमीन पर। यूनक्सियाओं की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसे तब पता चला कि पानी के भीतर आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कोई जोखिम नहीं उठाया और सावधानी से इसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया। प्रिमोर्डियल क्यूई के नियंत्रण में उसकी हथेली में लौ धीरे धीरे बड़ी, पतली और लंबी होने लगी, जैसे कि अंगूठे के आकार का छोटा पौधा नग्न आंखों को दिखाई देने वाली दर से बढ़ने लगा। पलक झपकते ही यह एक हाथ जितना मोटा हो गया और छोटे पेड़ का विवरण धीरे धीरे उभरने लगा, जबकि इसके तने, शाखाएं और यहां तक कि पत्तियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगीं। कबीले के मुखिया, टाई फैन और अन्य लोगों की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं क्योंकि वे कलात्मक नियंत्रण को सदमे में देख रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। यहां तक कि डुआन यू भी अवाक रह गया।
वह अग्नि तत्व की भी खेती कर रहा था, लेकिन इस दौरान वह सिर्फ इसकी शक्ति बढ़ाता रहा और इसे इतने चंचल तरीके से नियंत्रित करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। स्वर्ग यह अब चंचल नहीं बल्कि अजीब है। हे भगवान, मैंने वास्तव में क्या देखा है? वह इतना चकित हुआ कि उसकी आंखें लगभग झुक गईं। यूनक्सियाओं का ज्वलंत पेड़ 4 या 5 फीट लंबा हो गया था, इतना मोटा कि उसे गले लगाने के लिए आधे आदमी की जरूरत पड़ी। अब तक इसकी छाल की भी नकल की जा चुकी थी, जिसमें झुर्रियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती थीं। और पत्तियां, उसने उन पत्तियों की सतह पर लाखों छोटी छोटी लपटों से बनी नसें उभरती देखीं। सभी लोग भयभीत होकर कुछ कदम पीछे हट गए। स्वर्ग? क्या ये अब भी इंसान है? यह तो बस भगवान का काम है। यहां तक कि अग्नि के देवता भी आग की लपटों को इस हद तक नियंत्रित नहीं कर सकते, क्या वह कर सकते हैं? सभी लोगों के डरे हुए रूप को देखते हुए यूनक्सियाओं ने ठंडी सांस ली और ताली बजाई। इसके साथ ही ऊंचा उग्र वृक्ष तुरंत गायब हो गया और पूरा विशाल हॉल अचानक मंद पड़ गया। तभी लोगों को होश आया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसे देखा वह पूरी तरह से आश्वस्त होने वाला था। ताई लिंग का चेहरा अब हैरान भाव से लाल हो गया था। क्या तुमने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा है, लड़के? अब तुम्हारी बारी है। मानव कीमियागर वास्तव में अद्भुत हैं। मैंने पहले कभी इतनी अच्छी नकल करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन यह असंभव नहीं है। ताई लिंग ने अपने दांत पीसे और हॉल के केंद्र की ओर चल दिया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था क्योंकि उसने यूनक्सियाओं की नकल करना शुरू कर दिया। अपने हाथ में आग की एक किरण पैदा की और फिर धीरे धीरे कदमों का पालन किया। हालांकि जब छोटा पेड़ आधा बड़ा हो गया तो उसने भौहें सिकोड़ लीं और विचारों में डूबकर आग बुझा ली। आखिरकार काफी देर के बाद उसकी आंखों में समझ की झलक दिखी और उसके हाथ में धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ने लगीं। उसने फिर से यूनक्सियाओं के कदमों की नकल की और इस बार उसने आधे रास्ते में हार नहीं मानी, बल्कि आखिरी रास्ते पर रुका और धीरे धीरे 2 से 3 मीटर ऊंचे एक पेड़ को पकड़ लिया। हालांकि यह यूनक्सियाओं जितना आध्यात्मिक नहीं था, फिर भी यह सुगठित था। पिताजी! ताई लिंग ने ताली बजाई और आग का पेड़ गायब हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने एक ज्वलंत वृक्ष का भी सफलतापूर्वक आविष्कार किया, लेकिन गुणवत्ता स्पष्ट रूप से निम्न थी। फायरफिश कबीले का मुखिया एक धूर्त बूढ़ी मछली थी। इस डर से कि छोटी उम्र के घमंड के कारण ताई लिंग सीधे तौर पर हार मान सकता है, उसने तुरंत कहा, हाँ, बुरा नहीं, इसे भी एक सफलता माना जाना चाहिए, है ना? मानव, तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं? वो सब हमें दिखाओ। यूनक्सियाओं परेशान नहीं था, लेकिन उसने सदमे में ताई लिंग को देखा। उन्होंने सिर हिलाया और प्रशंसा की, हालांकि यह आपका पहला प्रयास है, आप पहले से ही इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। आपके पास आग को नियंत्रित करने में एक महान प्रतिभा है। मैं जन्मजात प्रतिभा में आपके जितना अच्छा नहीं हूं। आप निम्नलिखित प्रयास करें। इस बार मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ अग्नि नियंत्रण तकनीक दिखाऊंगा। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं हार मान लूंगा। ताई लिंग जल्दी से एक तरफ हट गया। उसका चेहरा थोड़ा गर्म था। वह एक घमंडी फायरफिश था, इसलिए उसे अनुचित तरीकों से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में शर्म महसूस होती थी। फिर भी जिस तरह से उसने यूनक्सियाओं को देखा वह सम्मान से भरने लगा। जब कबीले के प्रमुख डुआन यू और अन्य लोगों ने यह सुना तो उनकी नसें तनावग्रस्त हो गईं। वे जानते थे कि आगे जो होगा वह विजेता का निर्धारण करेगा। लेकिन यूनक्सियाओं के पिछले तरीकों को देखते हुए हारने की संभावना बहुत कम थी। यूनक्सियाओं फिर से हॉल के केंद्र में चला गया और उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया और कुछ देर सोचा। तभी उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके शरीर से प्राइमर्डियल क्यूई की एक जबरदस्त लहर निकली और एक पूफ के साथ उसके चारों ओर आग की लपटें भड़क उठीं, मानो वे आग के समुद्र में बनने वाली थीं। ध्यान से देखो, यूनक्सियाओं चिल्लाया। उसके चारों ओर आग का समुद्र अचानक रूपांतरित होने लगा और फैलता गया, और देखते ही देखते पूरा विशाल हॉल लाल लपटों के समुद्र से भर गया।
यहाँ तक कि दरवाजे पर मौजूद गार्ड भी सतर्क हो गए, लेकिन ताई फैन ने उन पर हाथ हिलाया, जिससे हैरान गार्ड दूर चले गए। यह है, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने देखा कि आग की तेज लपटें जंगल में तब्दील होने लगीं। उपस्थित कुछ लोग हांफने लगे। यह सचमुच एक जंगल था। हालांकि प्रत्येक पेड़ पिछले वाले जितना विस्तृत नहीं था, फिर भी उनमें से कई थे, और हर पेड़ अलग और सजीव दिखता था। अचानक एक पक्षी की चीख सुनाई दी, और फिर पेड़ों के बीच से एक छोटा लाल पक्षी उड़ गया और अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए चहचहाने लगा। यह एक वास्तविक पक्षी जैसा लग रहा था। जैसे हर कोई पूरी तरह से डर गया था, उनके दिमाग जम गए थे और सोचने में असमर्थ थे। पूरे जंगल में असंख्य पक्षियों की चीखें गूंज रही थीं। एक पल के लिए सभी प्रकार के पक्षी उड़ गए और आग के जंगल में एक दूसरे का पीछा करने और एक दूसरे के साथ खेलने लगे। इस दृश्य ने सभी के दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दिया। क्या यह अभी भी आग पर नियंत्रण है? यहाँ तक कि अग्नि के देवता भी आग की लपटों को इस हद तक नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या वह ऐसा कर सकते हैं? स्वर्ग, क्या मैं अब सपना देख रहा हूँ? फायरफिश कबीले के मुखिया की मछली की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसने आग की लपटों से बने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अपनी आंखें खुली रखें, यूनक्सियाओ ठंडे चेहरे से चिल्लाया। मैं जो नकल करने जा रहा हूं वह फीनिक्स को श्रद्धांजलि देने वाले 100 पक्षियों का दृश्य है। मेरे पास अब पक्षी हैं, लेकिन फीनिक्स की कमी है। ध्यान से देखो ताई लिंग, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं हार मान लूंगा। स्वर्ग, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ताई लिंग अवाक रह गया। फायरफिश कबीले के नाम में आग होने का कारण यह था कि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अपनी अग्नि नियंत्रण क्षमता पर गर्व था। लेकिन अब यूनक्सियाओ के प्रदर्शन के सामने उसकी सबसे गौरवपूर्ण क्षमता मोती की तुलना में पत्थर की तरह थी। उस पल उसका सारा गर्व और आत्मविश्वास ढह गया और वह स्तब्ध होकर अपने आप से बुदबुदाया, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यूनक्सियाओ ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्योंकि यह फीनिक्स को श्रद्धांजलि देने वाले सैकड़ों पक्षियों का दृश्य है, मुझे एक असली फीनिक्स के साथ बाहर आने की जरूरत है। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसे मैच जीतना निश्चित था, क्योंकि भले ही टाई लिंग एक जंगल और 100 पक्षियों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन वह कभी भी वास्तविक अग्नि फीनिक्स को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होगा। अब संघनित करें, फीनिक्स ट्रू फ्लेम, वह चिल्लाया जैसे ही उसकी भौहों के बीच ज्वलंत बादल का प्रतीक अचानक प्रकट हुआ और फीनिक्स की एक लंबी चीख असीम शून्य से आती हुई प्रतीत हुई। बड़े हॉल में हर कोई चौंक गया और भयभीत होकर इधर-उधर देखने लगा। उसकी भौहों के बीच से एक मायावी फीनिक्स उड़ गया, जो अपने साथ हल्का उग्रलाल रंग लेकर आ रहा था और आग के जंगल में खूबसूरती से नृत्य कर रहा था। क्या मैं अभी भी इसके मायावी रूप को संक्षेप में बता पा रहा हूं? यूनक्सियाओ थोड़ा निराश हुआ। फीनिक्स ट्रू फ्लेम बहुत शक्तिशाली था। यहां तक कि अपनी वर्तमान चरम शक्ति के साथ भी वह इसके भौतिक रूप को संक्षिप्त नहीं कर सका और इसके प्रक्षेपण का एक छोटा सा हिस्सा मात्र रह गया। लेकिन फिर भी यह अन्य सभी लपटों के बीच खड़े होने के लिए पर्याप्त था। मायावी अग्नि फीनिक्स के प्रकट होने के बाद पूरा उग्र जंगल और सभी पक्षी तुरंत डर से पीछे हट गए, जैसे कि उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। वे बड़े हॉल के दोनों ओर भाग गए। देखते ही देखते सारी आकृतियां नष्ट हो गईं। भ्रामक फीनिक्स के उद्भव के साथ यूनक्सियाओ का शरीर भी ग्लेज्ड बॉडी में बदलना शुरू हो गया, धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। दुर्भाग्य से यह अभी भी आदर्श आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। उसने धीरे से आह भरी और ताली बजाई, सारी लपटें गायब हो गईं और बड़ा हॉल तुरंत धुंधला हो गया। अचानक उसने महसूस किया कि उसके भीतर से धीरे धीरे एक धड़कन बढ़ रही है और प्राइमर्डियल क्यूई का एक उछाल उसके शिरोबिंदु के माध्यम से प्रवाहित होने लगा। हाँ, मैं अब 2 स्टार ग्रेट मार्शल मास्टर हूँ। यह बहुत धीमा है। अपनी उन्नति को महसूस करते हुए यूनक्सियाओ मंद-मंद मुस्कुराया। वास्तव में उसकी गति पहले से ही बहुत अधिक थी, लेकिन यह अभी भी उसकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की तुलना में पर्याप्त नहीं थी। अरे तुम क्या कर रहे हो?
उसने ऊपर देखा और कुछ लोगों की डरी हुई नजर को देखकर वह तुरंत स्तब्ध रह गया। डुआन यू और 4 फायरफिश लोग पूरी तरह से जमे हुए थे, लगभग मूर्तियों में बदल रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे और उनकी आंखें चौड़ी थीं। उनकी अग्नि नियंत्रण तकनीक के झटके की तुलना में 2 स्टार ग्रेट मार्शल मास्टर के रूप में उनकी उन्नति को सभी ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। यूनक्सियाओ उन पर चिल्लाया और यहाँ तक कि डुआन यू के सिर पर कुछ बार प्रहार किया, और तभी वह होश में आया और चिल्लाया, यंग मास्टर यू, आप बहुत अद्भुत हैं। मैं वास्तव में आपके सामने घुटने टेकना चाहता हूँ। लॉक। जैसे ही उसने यह खत्म किया, बगल में मौजूद फायरफिश कबीले का मुखिया सीधे घुटनों के बल बैठ गया। अध्याय 197 कुंभो दिव्य वृक्ष। आप क्या कर रहे हैं, लॉर्ड कबीले प्रमुख? मैं बस कह रहा था। आपने वास्तव में घुटने क्यों टेके? डुआन यू अचंभित रह गया और उसने तुरंत ऐसा करने से परहेज किया। हालांकि कबीले का मुखिया बूढ़ा था, आखिरकार वह एक मार्शल सम्राट था और डुआन यू को नहीं लगता था कि वह इसके लायक है। यूनक्सियाओ भी हैरान था। भगवान कबीले प्रमुख, आप क्या कर रहे हैं? भले ही आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हो, आप बूढ़े हैं और मुझे इतना बड़ा शिष्टाचार देने की जरूरत नहीं है। मेरे नाथ पापा। तभी टाई फैन, टाई लिंग और टाई फी को होश आया। वे कबीले के मुखिया की मदद करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया और चिल्लाया, तुम तीनों अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। तीनों तुरंत अचंभित रह गए। यह क्या है? आपके लिए खुद घुटने टेकना काफी शर्मनाक है, और अब आप चाहते हैं कि हम भी घुटने टेकें? यहाँ तक कि यूनक्सियाओ भी अवाक रह गया। कांपते हुए फायरफिश कबीले के मुखिया ने उत्तेजित होकर कहा, होली हेराल्ड, लॉर्ड होली हेराल्ड, आप लॉर्ड होल्ड हेराल्ड हैं। पवित्र हेराल्ड। यूनक्सियाओं को समझ नहीं आया। पिताजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? जल्दी उठो। टाई लिंग ने अपने पिता की मदद करने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन कबीले प्रमुख ने उसके सिर पर मुक्का मार दिया, जिससे वह दर्द के मारे उछल पड़ा। कबीले के मुखिया ने उनमें से कुछ पर चिल्लाकर कहा, जल्दी से आप तीनों लॉर्ड होली हेराल्ड को श्रद्धांजलि अर्पित करें। टाई लिंग, बूढ़े मछली सिर, जल्दी से उठो और अपने आप को स्पष्ट करो। उन तीनों को देखो, उनकी आंखें जल रही हैं, जैसे कि वे अब मुझे निगल जाना चाहते हैं। यूनक्सियाओं ने कबीले प्रमुख की मदद करने के लिए जल्दबाजी की। कबीले प्रमुख ने क्रोधित तिकड़ी पर नजर डाली और एक ठंडी खर्राटे ली। तभी उसने यूनक्सियाओं का हाथ कसकर पकड़ लिया और लगभग रोते हुए स्वर में कहा, महामहिम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको अपने जीवनकाल में देख पाऊंगा। यह यूनक्सियाओं ने लापरवाही से कहा, हम बाद में अपने पते और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, और भविष्य में हमारे लिए एक दूसरे से मिलने के बहुत सारे अवसर होंगे। फायरफिश कबीले का मुखिया कुछ देर के लिए रोमांचित हो गया, फिर उसने कहा, महामहिम शायद अभी तक नहीं जानते होंगे कि क्यों। वह अन्य 3 की ओर मुड़ा और कहा, और आप भी। क्या आप फायरफिश कबीले की उत्पत्ति जानते हैं? उत्पत्ति? हमारी उत्पत्ति क्या हो सकती है? टाई लिंग जम गया। कबीले के मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, यद्यपि हम फायरफिश कबीले सच्ची आत्माओं के उन वंशजों से तुलनीय नहीं हैं, हम अनाम लोग भी नहीं हैं। क्या आप कुंवो दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति जानते हैं? हर कोई खाली दिख रहा था, लेकिन यूनक्सियाओं की आंखें चमक उठीं और उन्होंने सोच समझकर कहा, प्राचीन काल में एक कुंवो दिव्य वृक्ष एक सच्ची आत्मा फीनिक्स का निवास स्थान था, जो फीनिक्स की निर्वाण आग से जल गया था। फीनिक्स के साथ पुनर्जन्म हुआ और अंततः एक कुंवो दिव्य वृक्ष बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसके शरीर में फीनिक्स ट्रू फ्लेम था। बिल्कुल, महामहिम वास्तव में लॉर्ड होली हेराल्ड हैं। कबीले के मुखिया की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में फायरफिश कबीला सिर्फ एक साधारण समुद्री विद्यालय था। यह इस समुद्री क्षेत्र में था कि एक सच्ची आत्मा फीनिक्स ने कुंवो दिव्य वृक्ष पर निर्वाण में प्रवेश किया था, और निर्वाण की आग ने गलती से हमारे पूर्वजों में से एक को जला दिया था। पूर्वज ने सोचा था कि वह मर जाएगा, लेकिन मरने के बजाय दिव्य अग्नि के जलने से उसका शरीर काफी बदल गया। तब से उसके पास न केवल आग के प्रति बेहद गहरी धारणा और इच्छा थी,
बल्कि उसके शरीर की संरचना भी थी। बाद में यह खेती के लिए बहुत उपयुक्त हो गया। पूर्वज ने मार्शल सॉवरेन के दायरे में भी कदम रखा और हमारे कबीले को इस क्षेत्र में एक अधिपति में बदल दिया। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? फिर ऐसा क्यों है कि पिछले 10,000 वर्षों में फायरफिश लोगों में से कोई भी 9 स्वर्ग क्षेत्र में कदम नहीं रख सका? यहाँ तक कि 8 विनाश क्षेत्र भी अनसुना है। केवल कुछ हजारों साल पहले हमारे पितृपुरुषों में से एक 7 तारामंडल क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन वह भी उस दायरे में रुक गया। ताई फैन ने पूछने से पहले एक पल के लिए रुका। फायरफिश कबीले के प्रमुख ने आह भरते हुए कहा, मैंने भी इस प्रश्न के बारे में बहुत लंबे समय तक सोचा और आखिरकार मुझे इसका कारण समझ में आया। ट्रू स्पिरिट फीनिक्स की निर्वाण अग्नि ने हमारे पूर्वजों की रक्तरेखा को बदल दिया था, लेकिन तब से बाद की पीढ़ियों के माध्यम से रक्तरेखा पतली होने लगी। आज फायरफिश रक्तरेखा की शक्ति अब हमें 8 विनाश क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा अगर यह जारी रहा तो हमारे लिए इसे तोड़ना और अधिक कठिन हो जाएगा। 7 तारामंडल क्षेत्र। मैं वास्तव में चिंतित हूं कि एक दिन फायरफिश कबीला फिर से समुद्री स्कूलों के स्तर तक कम हो जाएगा। ताई फैन और अन्य लोग चौंक गए और उन्होंने भयभीत होकर कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए? कबीले के मुखिया की आंखें चमक उठीं और उसने यूनक्सियाओं को घूरकर देखा और उत्साह से कहा, मैं अब चिंतित नहीं हूं। लॉर्ड होली हेराल्ड का आगमन वह मदद है जो स्वर्ग ने हमें भेजा है। अभी अभी मुझे आपके महामहिम द्वारा रचित मायावी फीनिक्स से एक अत्यंत गर्म और वांछनीय शक्ति महसूस हुई और मेरे रक्त में निष्क्रिय पड़ी प्राचीन शक्ति थोड़ी सी जागृत हुई प्रतीत होती है। महामहिम के पास फीनिक्स दिव्य ज्वाला होनी चाहिए, है ना? बाकी सभी यूनक्सियाओं को घूर रहे थे, जबकि डुआन यू बेहद हैरान था। ट्रू स्पिरिट फीनिक्स एक पौराणिक प्राणी था जो प्राचीन काल में अस्तित्व में था, और यह वास्तविक था या नहीं इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन अब वह वास्तव में फीनिक्स ट्रू फ्लेम द्वारा परिवर्तित मछली लोगों के एक समूह से मिला, और दिव्य अग्नि जो किंवदंतियों के अनुसार सब कुछ जला सकती थी और किसी को पुनर्जन्म दे सकती थी, एक युवा व्यक्ति के स्वामित्व में थी। यूनक्सियाओं को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। हर कोई हांफने लगा और भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगा। कबीले का मुखिया एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने एक बार फिर घुटने टेकते हुए खुशी मनाई और फूट फूट कर रोने लगा। स्वर्ग मेरे कबीले को बचाता है, स्वर्ग मेरे कबीले को बचाता है। यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, भले ही मेरे पास फीनिक्स ट्रू फ्लेम है, फिर भी मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मैं आपको फिर से नहीं जला सकता, है ना? यह इससे कबीले के मुखिया को विराम लग गया। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, अभी जब महामहिम ने सच्ची ज्वाला को बुलाया तो मुझे अपने रक्त में पुनरुद्धार और जागृति महसूस हुई। मुझे लगता है कि महामहिम के पास कोई रास्ता होना चाहिए। चूंकि स्वर्ग ने आपको यहाँ भेजा है, आपको फायरफिश कबीले की मदद करने के लिए यहाँ होना चाहिए। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, जबकि टाई फैन, टाई लिंग और टाई फी ने यूनक्सियाओं को सम्मान के साथ देखा। टाई फी तेजी से आगे बढ़े और एक घुटने पर बैठकर बोले, मैंने अभी महामहिम को नाराज किया है, कृपया मुझे दंडित करें। यूनक्सियाओं को थोड़ा चक्कर आया और उसने झट से कहा, बहुत विनम्र मत बनो, मैं सहज महसूस नहीं करता। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं, लेकिन अगर हम कुनवो दिव्य वृक्ष के अंदर पहुंच सकते हैं तो मेरे लिए उन 2 चीजों को पूरा करने में कोई समस्या नहीं होगी जो मैंने पहले बताई थीं। हाँ, फायरफिश कबीले के प्रमुख ने जोर से कहा, यह कुनवो दिव्य वृक्ष के अंदर था कि हमारे पूर्वज निर्वाण अग्नि से जल गए थे। दिव्य वृक्ष हमारे कबीले के पुनरुद्धार की कुंजी होनी चाहिए। उनके शब्दों ने जल्द ही टाई फैन और अन्य लोगों को प्रभावित किया, और चूंकि वे पहले से ही यूनक्सियाओं की अग्नि नियंत्रण तकनीक से गहराई से आश्वस्त थे, उन्होंने तुरंत बड़े निश्चितता के साथ विश्वास किया कि वह स्वर्ग द्वारा भेजा गया पवित्र हेराल्ड था। उसके बाद चीजें बहुत आसान हो गईं। चूंकि सभी का लक्ष्य एक ही था, वे सीधे कुनवो दिव्य वृक्ष की ओर निकल पड़े। कबीले प्रमुख ने एक स्वागत समारोह आयोजित करने और अपने सभी लोगों से लॉर्ड होली हेराल्ड को श्रद्धांजलि देने के लिए कहने की योजना बनाई थी,
लेकिन युनक्सियाओ ने जल्दबाजी में उसे रोक दिया। उसके बाद युनक्सियाओ, डुआन यू कबीले प्रमुख, ताइलिंग, ताइफैन और अन्य 2 नेता, साथ ही ताइफी, कुल 8 लोग चुपचाप फायरफिश के क्षेत्र से बाहर निकल गए। कुनवू दिव्य वृक्ष की दिशा में जा रहे थे। 10,000 साल पहले जिस क्षेत्र में फायरफिश लोग रहते थे उसमें मूल रूप से कुनवू दिव्य वृक्ष शामिल था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि दिव्य वृक्ष के आसपास का क्षेत्र जीवित प्राणियों के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए वे धीरे धीरे बाहर चले गए और समय समय पर अपने लोगों के खाने के लिए दिव्य वृक्ष की पत्तियां तोड़ने के लिए लोगों को भेजा। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि रेजर क्लैम कबीले ने दिव्य वृक्ष पर कब्जा नहीं कर लिया और उन्होंने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया। फायरफिश लोगों के नेतृत्व में वे जल्द ही एक समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गए जहां युनक्सियाओ को एक हल्का अजीब उतार चढ़ाव महसूस हुआ। यहाँ का पानी असामान्य रूप से शांत था। एक छोटी मछली भी दिखाई नहीं देती थी, मानो यह मृत सागर हो। फिर भी पानी जीवन शक्ति से भरपूर था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि फायरफिश लोग क्यों पलायन कर गए थे। यह वह समुद्री क्षेत्र होना चाहिए जहां कुनवू दिव्य वृक्ष स्थित था, और समुद्री जल में एक अजीब शक्ति थी जो पानी के नीचे के जीवों को असहज करती प्रतीत होती थी। वहां कौन जाता है? अभी रुकें। दूर से एक तेज चीख लहरों के बीच फैलती हुई आई। इस बीच कई समुद्री लोग तैरकर ऊपर आ गए। वे ऊपर से नीचे तक लगभग एक ही आकार के थे, बहुत पतले, मिट्टी काले अंग और 2 बीन के आकार की आंखें जो युनक्सियाओ और अन्य लोगों पर भयंकर रूप से चमकती थीं। तो वे रेजर क्लैम कबीले से हैं? स्तब्ध होकर युनक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि मुझे उनमें कुछ आभास हुआ है। इससे फायरफिश कबीले का मुखिया थोड़ा रुक गया और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या महामहिम पहले रेजर क्लैम कबीले से मिले थे? ओह नहीं, मैंने ऐसे ही समुद्री स्कूल देखे हैं, युनक्सियाओ ने स्पष्ट उत्तर दिया। उस समय वह भाग रहा था और उसने न जाने कितने समुद्री लोगों और 9 स्वर्ग क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को मार डाला था। इसलिए भले ही रेजर क्लैम कबीले ने उसे रोकने के लिए बड़ी संख्या में अपने लोगों को भेजा था, लेकिन उसने उन्हें ज्यादा याद नहीं किया, और जब उसने उन्हें देखा तो बस थोड़ा परिचित महसूस हुआ। अच्छा ऐसा है, कबीले प्रमुख ने कहा। महामहिम, क्या हम जल्दी करें या? बेशक, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, युनक्सियाओ ने विश्लेषण किया। अपनी ताकत के साथ हम उनके 9 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर से मिलने पर भी सफल हो सकते हैं, जब तक कि हम एक ही समय में 2 9 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर से न मिलें। लेकिन यह समुद्री क्षेत्र इतना बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि हमारी किस्मत इतनी बुरी होगी। इन कुछ लोगों को मारें और गति बढ़ाएं। अब जब गार्ड हैं तो मुझे लगता है कि कुनवू दिव्य वृक्ष यहाँ से बहुत दूर नहीं है। महामहिम सचमुच बुद्धिमान हैं। कुनवू दिव्य वृक्ष केवल 300 मील आगे है। कुछ रेजर क्लैम लोगों को उनकी ओर तैरते हुए देखते हुए कबीले प्रमुख ने ठंडे स्वर में कहा, ताइफैन, उन्हें जल्दी से मार डालो। लॉर्ड होली हेराल्ड का समय बर्बाद मत करो, समझा? ताइफैन ने अचानक अपना शरीर झुकाया और फिर खुद को बाहर निकाल लिया। उसकी गति आकाश में उड़ रहे पक्षी से भी तेज थी। इससे पहले कि रेजर क्लैम के पास आने वाले कुछ लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, उन्होंने अपने ऊपरी और निचले शरीर को अलग होते देखा और फिर उनकी चेतना गायब हो गई। तेजी बढ़ाए और बिना रुके कुनवू दिव्य वृक्ष की ओर दौड़ें, युनक्सियाओ हल्के से चिल्लाया, और 8 लोग तुरंत एक तेज तीर में बदल गए जो शीर्ष गति से आगे उड़ रहा था। समुद्र सचमुच विशाल और असीमित था। कुछ रेजर क्लैम लोगों के अलावा उनका सामना किसी अन्य समुद्री जीव से नहीं हुआ। जल्द ही युनक्सियाओ की दिव्य भावना ने एक विशाल पेड़ की खोज की जो एक विशाल प्राचीन शहर की तरह समुद्र के किनारे कुंडलित था और देखने में चौंकाने वाला था। चूंकि यह कुनवू दिव्य वृक्ष वह स्थान है जहां सच्ची आत्मा फीनिक्स का पुनर्जन्म हुआ था, यह समुद्र तल पर क्यों है? प्रश्न उसके दिमाग में आया और उसने अनजाने में ही यह प्रश्न पूछ लिया। कबीले के मुखिया ने कहा, महामहिम, यह दिव्य वृक्ष वास्तव में उन दिनों एक द्वीप पर था। बाद में समुद्र ने अनगिनत बार बदलाव किए और इसे नीचे तक ले आया। अध्याय 198 दिव्य वृक्ष का रस। मैं देख रहा हूं। हर कोई सावधान रहें।
इस दिव्य वृक्ष के अंदर कई रेजर क्लैम लोग हैं। यूनक्सियाओं ने उन्हें पहले ही याद दिला दिया। उनकी दिव्य भावना सबसे प्रबल थी और इसने एक झटके में ही दिव्य वृक्ष के आधे हिस्से को ढक लिया था। मेरे साथ आओ। जब तक हम दिव्य वृक्ष में प्रवेश करेंगे उन्हें निश्चित रूप से हमारा निशान नहीं मिलेगा। फायरफिश कबीले का प्रमुख बहुत आश्वस्त था क्योंकि उसने सबसे आगे रहकर नेतृत्व किया। जल्द ही उनमें से आठों की गति तेज हो गई और आगे बढ़ गए। गपशप गपशप गपशप। अचानक एक अजीब सी शक्ति उस दिशा में आ गई जहां 8 लोग जा रहे थे। यह ऐसा था मानो वे पानी से एक प्रकार के अत्यधिक सांद्रित तरल पदार्थ में प्रवेश कर गए हों। उनके शरीर चिपचिपे हो गए और बड़ी संख्या में बुलबुले निकलते रहे जो सतह पर उठने लगे, मानो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया हो। दूसरी ओर यूनक्सियाओं को इस तरल में एक शक्ति का एहसास हुआ जिससे उसे एक हल्का सा एहसास हुआ जैसे कि उसके शरीर में प्राइमर्डियल क्यूई उबलने वाली थी। एक बहुत ही आरामदायक और सुखद अनुभूति। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह है। कबीले के मुखिया की अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदल गई और वह गुस्से में दहाड़ने लगा। वे जानवर! यह कुनवो दिव्य वृक्ष का रस है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने वास्तव में पेड़ को नष्ट कर दिया है। इतना सारा रस! उन्होंने किस हद तक पेड़ को नष्ट कर दिया है? वह पूरी तरह से पागल हो गया था। आखिरकार वह पेड़ उसके वंश का पवित्र अवशेष था। रेजर क्लैम कबीले द्वारा दिव्य वृक्ष ले लिए जाने के बाद उन्हें अधिक क्रोध नहीं आया। आखिरकार पवित्र अवशेष अभी भी वहां था और जब तक उसका कबीला पर्याप्त मजबूत था वह देरसबेर इसे वापस ले सकता था। लेकिन अब उन्होंने वास्तव में पवित्र अवशेष को नष्ट करना शुरू कर दिया और एक बार जब यह नष्ट हो गया तो उसका कबीला इसे हमेशा के लिए खो देगा। वह कैसे पागल नहीं हो सकता था और वह फायरफिश कबीले के सभी पूर्वजों को कैसे समझा सकता था? मेरे प्रभु, अभी क्रोधित मत होइए। अब जब यह नष्ट हो गया है तो इसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आइए कोई भी योजना बनाने से पहले स्थिति का पता लगा लें। यदि मेरी भविष्यवाणी सही है तो वे पूरे कबीले की ताकत बढ़ाने के लिए इस कुनवो दिव्य वृक्ष के रस का उपयोग कर रहे हैं। रेजर क्लैम कबीला आपसे अधिक प्रतिभाशाली है और यह परेशानी होगी यदि वे सीधे दिव्य वृक्ष की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं। यूनक्सियाओं ने चिंतित होकर कहा, इस दिव्य वृक्ष में वास्तव में कई शक्तिशाली शक्तियां हैं, लेकिन चूंकि वे निष्क्रिय हैं, मैं वास्तविक स्थिति नहीं बता सकता। मुझे डर था कि पेड़ बहुत लंबे समय से नष्ट हो गया है। आइए पहले दिव्य वृक्ष के अंदर चलें। वे तैरने ही वाले थे कि अचानक एक ठंडी आवाज आई, तुम कौन हो? रेजर क्लैम कबीले के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। उनके सामने समुद्र का पानी लुढ़कने लगा और बाहर की ओर घूमता रहा, जिससे 7 रेजर क्लैम लोग सामने आए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में स्टील का कांटा था। उनमें से एक से निकली आभा को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से एक मार्शल ग्रैंडमास्टर था। इन सभी समुद्री लोगों में एक बात समान थी, वह यह कि उनके पसंदीदा हथियार स्टील के कांटे थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कबीला है, 3 आयामी स्टील कांटे सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार थे। वो परिवार के एक दिव्य हथियार की नकल करने के अलावा स्टील के कांटे एक प्रकार के अत्यंत सामग्री बचत करने वाले हथियार थे और उन्हें पानी में उपयोग करना आसान था। वाह! इस बार कबीले प्रमुख को छोड़कर 7 लोगों ने यूनक्सियाओं के आदेश के बिना एक ही समय में हमला किया और कुछ दुश्मनों के जवाब देने से पहले ही उनका सिर काट दिया। मार्शल ग्रैंडमास्टर उनसे फूटी आभा से हतप्रभ रह गए और अगले ही पल जोर से दहाड़ने लगे, तुम हो। आह! सभी 7 दुश्मन एक झटके में मारे गए। वहां कौन जाएगा? इसने अंततः एक रेजर क्लैम विशेषज्ञ को सचेत कर दिया। कुनवो दिव्य वृक्ष से एक दबंग आवाज आई और एक शक्तिशाली आभा धीरे धीरे निकट आ गई। उसे अनदेखा करो, चलो पहले अंदर चलते हैं। यूनक्सियाओं ने विशाल कुनवो दिव्य वृक्ष की ओर बढ़ने का बीड़ा उठाते हुए ठंडी खर्राटे भरी और तुरंत उसमें गायब हो गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। यह कुनवो दिव्य वृक्ष एक प्राचीन दिव्य कलाकृति थी।
इसके अंदर अपनी ही एक दुनिया थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी लंबी थीं कि किसी को पता नहीं चलता था कि वे कितनी दूर तक गईं, और इतनी चौड़ी कि ऐसा लगता था मानो समतल जमीन पर खड़े हों। वे सभी दिशाओं में विस्तारित और जुड़े हुए थे। यह इतना भ्रमित करने वाला था कि फायरफिश कबीले के प्रमुख को भी हर कुछ कदम उठाने के बाद एक पल के लिए रुकना और सोचना पड़ता था। यूनक्सियाओं का सबसे जरूरी लक्ष्य आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी की खोज करना था, जिसका उत्पादन कुंवो दिव्य वृक्ष द्वारा बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति और आत्माओं को अवशोषित करने के बाद ही किया जा सकता था, और आमतौर पर यह केवल दिव्य वृक्ष के मूल के पास ही पाया जा सकता था। सबसे आसान तरीका पेड़ के बीच से रास्ता काटना था, लेकिन फायरफिश लोग स्पष्ट रूप से इसके लिए सहमत नहीं होंगे, और यह दुश्मनों को भी आकर्षित करेगा। वे जितनी गहराई में गए, कबीले के मुखिया का चेहरा उतना ही बदसूरत होता गया। यहाँ बहुत सारा रस था और सघनता बहुत अधिक थी। स्पष्टतः दिव्य वृक्ष को गंभीर क्षति पहुंची थी। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद वे रुक गए। एक बड़ी टूटी हुई शाखा को देखकर कबीले के मुखिया का चेहरा बेहद काला पड़ गया। फ्रैक्चर से बड़ी मात्रा में रस बह रहा था और उनकी नाक में बहुत तेज गंध आ रही थी। जैसे ही उसने गंध सूंघी, यूनक्सियाओं को लगा कि उसकी खेती का आधार, जो अभी अभी टूटा था, सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। और फीनिक्स ट्रू फ्लेम, जो उसकी आत्मा की गहराई में छिपा हुआ था, को भी कुछ महसूस हुआ और वह सक्रिय होने लगा। आग की लपटों के कारण उसका शरीर अत्यधिक गर्म हो गया और हल्के से लाल हो गया। क्या आप ठीक हैं, यंग मास्टर? यूंग डुआन यू यूनक्सियाओं की विसंगति की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे, और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, यूनक्सियाओं ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आंखों में भाव और अधिक उग्र हो गए। उसने धीरे से एक हाथ से फ्रैक्चर को साफ किया, और उसकी वन क्यूई ऑफ डेस्टिनी ने लगभग ठोस हो चुके रस को उसके शरीर में अवशोषित कर लिया। एक ताजगी और आरामदायक अनुभूति उसके अंदर तुरंत प्रवाहित हुई, जबकि रस में निहित अंतहीन प्राइमर्डियल क्यूई ऊर्जा की एक धारा में बदल गई और बार बार उसके शरीर में प्रसारित हुई, अंत में उसके डेंटियन में डूबने और उसकी शक्ति में बदलने से पहले। उन्हें इससे भी अधिक खुशी इस बात से हुई कि उनकी आत्मा की गहराई में लौ भी पोषित हो गई और कुछ हद तक सक्रिय हो गई। वह फीनिक्स ट्रू फ्लेम को नियंत्रित करने में असमर्थ था और केवल उसके भ्रामक रूप को ही बुला सका। यदि वह फीनिक्स ट्रू फ्लेम को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए इस कुंवो दिव्य वृक्ष की शक्ति का उपयोग कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से उसे अकल्पनीय लाभ पहुंचाएगा। यह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं और उसका हृदय क्रोध से भर गया। और फिर भी इतना कीमती खजाना इस हद तक नष्ट हो गया। लानत है इन लोगों पर। फायरफिश कबीले के प्रमुख ने गहरी आवाज में कहा, महामहिम, दिव्य वृक्ष 3 बाहरी परतों और 3 आंतरिक परतों में विभाजित है। हम अब बाहरी और आंतरिक परतों के बीच एक जंक्शन पर हैं। यदि हम और अंदर जाते हैं तो हमें आंतरिक 3 परतें मिलेंगी। हमने रास्ते में किसी भी रेजर क्लैम लोगों को नहीं देखा है। मुझे डर है कि वे आंतरिक 3 परतों में छिप रहे होंगे और खेती कर रहे होंगे। यूनक्सियाओं ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल। मुझे पहले से ही एहसास हो गया है कि अंदर कई मजबूत आभाएं हैं। वे सोने के अंडे देने वाली हंस को मारने की विधि अपना रहे होंगे, जो उनके पूरे कबीले की ताकत को बढ़ाने के लिए कुंवो दिव्य वृक्ष की शक्ति को तुरंत खत्म कर देता है। मुझे आश्चर्य है कि यह कितने समय से चल रहा है। मुझे चिंता है कि रेजर क्लैम कबीले की ताकत हमारी अपेक्षा से अधिक हो सकती है। कबीले के मुखिया ने भयभीत होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? फिर हमें क्या करना चाहिए? यूनक्सियाओं ने कहा, हम देखते हैं कौन पहले जीतता है। वे रस लूट रहे हैं, इसलिए हम भी लूटेंगे। देखते हैं कौन अधिक लूटता है। हे, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इतना बुरा कि अब तुम मर जाओगे। एक आकृति अचानक उनके ऊपर प्रकट हुई, और वह रेजर क्लैम था जिसने अभी अभी उनका पीछा किया था। अनियंत्रित अभिव्यक्ति के साथ उसने उनकी ओर उदासीनता से देखा और मजाक उड़ाया। मैं सोच रहा था कि इस जगह पर किसने घुसपैठ की है, लेकिन यह फायरफिश स्कूल के कूड़े के टुकड़े निकले। आपकी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई?
यह आपके स्कूल के लिए बहुत सम्मान की बात है कि मेरे कबीले ने इस दिव्य वृक्ष पर कब्जा कर लिया। आप इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? कुछ फायरफिश की अभिव्यक्तियां काफी बदल गईं। वे एक कबीले से थे और फिर भी इस रेजर क्लैम ने उन्हें स्कूल कहकर उनका मजाक उड़ाया। यह बहुत बड़ा अपमान था और समुद्री लोगों के बीच ऐसा अपमान एक झगड़ा था जिसे केवल मृत्यु से ही हल किया जा सकता था। फायरफिश कबीले के मुखिया ने अपने दांत पीस लिए और घृणा से भरी आवाज में कहा, हम फायरफिश कबीला हार मान रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, लेकिन आप अपनी किस्मत को आगे बढ़ाते रहते हैं। इस बार भले ही इसमें मेरे पूरे कबीले की ताकत लग जाए, मैं आपसे लड़ूंगा। झगड़ा करना? रेजर क्लैम ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। आप और कौन सी सेना? यदि आप बहुत अधिक अशांति पैदा नहीं करना चाहते तो क्या आपको लगता है कि आप जैसे झींगा आज तक जीवित रह सकते हैं? आपने हमेशा सोचा था कि सीग्रेड समुद्री कबीला हमारी रक्षा कर रहा था, लेकिन वास्तव में वे आपके झींगा की जान बचा रहे थे। बाहल कबीले का मुखिया गुस्से में आ गया। जब आप पहली बार दक्षिण सागर में आए थे तो आप में से सबसे मजबूत व्यक्ति शीर्ष 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर था। उस समय अगर मैंने अपना मन बना लिया होता तो आप में से कोई भी जीवित नहीं होता। अब मैं खुद से कितनी नफरत करता हूं। यह मेरा अनिर्णय ही था जिसके कारण वर्तमान स्थिति पैदा हुई। हम में से कोई भी जीवित नहीं रहा होगा। कितना अहंकारी! जब मेरा कबीला पूर्वी सागर में था हमने लाखों समुद्री क्षेत्रों पर शासन किया था, और जब हम मिलते थे तो पूर्वी सागर के राजा भी हमारे साथ शिष्टाचार से पेश आते थे। आप जैसे झींगा मेरे कबीले के लिए जूते ले जाने के लायक भी नहीं हैं। मेरे कबीले को दिव्य वृक्ष अर्पित करना आपके लिए बहुत सम्मान की बात है और फिर भी आप शिकायत करते हैं। आप वास्तव में मरने के लायक हैं। हाँ, ताई लिंग उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप वास्तव में शक्तिशाली थे। आपके सभी मार्शल सम्राटों और उससे भी ऊपर एक इंसान द्वारा मारे गए और फिर अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ दबाकर दक्षिण सागर की ओर भाग गए। अद्भुत! कितना अद्भुत! प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह वास्तव में रेजर क्लैम कबीले का दर्द बिंदु था, इसलिए मार्शल ग्रैंडमास्टर तुरंत गुस्से में आ गए और पागलों की तरह दहाड़ने लगे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने अचानक अपनी भुजाएं बाहर फेंक दीं, और जैसे ही उसने उन्हें एक साथ जकड़ा, 2 महान शक्तियां उसकी हथेलियों में प्रकट हुईं। अचानक 2 भंवर पानी में उभरे और एक साथ विलीन हो गए, जिससे आसपास के पूरे पानी में हलचल मच गई, क्योंकि वे एक जबरदस्त शक्ति में परिवर्तित हो गए और एक ड्रिल की तरह नीचे दब गए। बल के प्रभाव से दिव्य वृक्ष की सभी शाखाएं टूटकर बिखर गईं। एक 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर टाई फैन हैरान रह गया। ऐसा लगता है कि जैसा कि लॉर्ड होली हेराल्ड ने कहा, हमने रेजर क्लैम कबीले की ताकत को कम करके आका। यह संभव है कि उस समय के दौरान जब कुनवु दिव्य वृक्ष उनके कब्जे में था, उन्होंने काफी प्रगति की है। यह रेजर क्लैम उन नेताओं में से एक नहीं है जिन्हें हमने अतीत में देखा है, और फिर भी उसके पास वास्तव में 9 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर की ताकत है। टाई फैन, रास्ते से हट जाओ! अचानक कबीले के मुखिया ने गहरी आवाज में कहा और उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकली जिसने टाई फैन को एक तरफ धकेल दिया। इससे टाई फैन चौंक गया और उसने डरते हुए कहा, माई लॉर्ड, आपका शरीर। मैं ठीक हूँ। कबीले के मुखिया का चेहरा लाल हो गया था क्योंकि उसकी आभा चढ़ने लगी थी, और जल्द ही एक भयानक आभा फैल गई और गिरते हुए भंवर को तुरंत रोक दिया। मैं इन सभी जानवरों को मारने से पहले नहीं मरूंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। आप, यह शक्ति! रेजर क्लैम हैरान था। कबीले के मुखिया के जानलेवा चेहरे को देखते हुए वह भयभीत होकर चिल्लाया, तुम फायरफिश कबीले के मुखिया हो। अब जब तुम मुझे जानते हो तो तुम मर सकते हो। फायरफिश कबीले के मुखिया की आभा एक झटके में फूट पड़ी। एक भयानक शक्ति ने अचानक रेजर क्लैम को निशाना बनाया और फिर सभी दिशाओं में समुद्री जल उसकी ओर बढ़ने लगा। रेजर क्लैम घबराकर भागने के लिए जल्दी से मुड़ा, लेकिन अब वह कैसे भाग सकता था? वह मौके पर ही कुचल गया और उसका पूरा शरीर मुड़ने लगा,
यहाँ तक कि पानी में लुढ़कने लगा, जैसे कि वह रस्सी में बदल जाएगा। चिंतित और भयभीत होकर वह दहाड़ा, तुम्हारे जैसे नीच स्कूल ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम सच में रेजर क्लैन कबीले के क्रोध से नहीं डरते हो?